है ना। मैथ में भी थोड़ा सा पढ़ लिए, चलो फिजिक्स में ज्यादा है, थोड़ा सा मैथ में भी है। तो पोजीशन वेक्टर बताओ जरा, नंबर 1। Ma'am, vector which gives the position of a point in the plane. चलो मैथमेटिकली बताओ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे पी, ठीक है। अगर मैं ओपी को ज्वाइन कर दूं, जो कि एक ओरिजिन है, ओ इज अ ओरिजिन, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये जो मेरे पास वेक्टर है ओपी, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? जरा बताओ, समझ नहीं। पोजीशन वेक्टर बेसिकली, हम पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं तो वो ओरिजिन से जो वेक्टर स्टार्ट होते हैं उनको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, क्लियर है, सिट डाउन। तो अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ओपी हमारे पास क्या होगा? वेक्टर ओपी। रोल नंबर 2, वेक्टर ओपी, बताओ जरा क्या होगा? ओपी वेक्टर फॉर्म में बताओ जरा। एक्स आई कैप तो माइनस आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बाय जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या है इसमें? बोलो बेटा। यूनिट वेक्टर। आई जे एंड के हमारे पास क्या है? आई जे एंड के हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर आई अलोंग, ये तो पता है ना, सिट डाउन बेटे, आई अलोंग एक्स एक्सिस आप लेते हैं, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन बेटे। एक्स एक्सिस पे हम आई लेते हैं, ये मेरे पास एक आई यहाँ पे आएगा आई कैप। अगर हम ये डिस्टेंस 1 यूनिट लेते हैं, तो बेसिकली आई की वैल्यू जो होती है, अगर ये लॉन्ग एक्स एक्सिस हम कहते हैं, आई के कोऑर्डिनेट 1,0,0, जे के कोऑर्डिनेट आपके 0,1,0 जाएंगे, और के कोऑर्डिनेट आपके पास 0,0,1। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है, तो इसको नाम इन्होंने दिया है जे कैप। अलोंग वाई एक्सिस है तो जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस है तो के कैप, अलोंग एक्स एक्सिस है तो आई कैप। क्लियर है? तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ आई is equal to magnitude of a j is equal to magnitude of a k is equal to 1। यूनिट वेक्टर, जब भी नाम बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर की, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर है इतनी चीज? चलो, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ओपी हमने एक वेक्टर ले लिया, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की, ये हमारे पास एक ओपी वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रोल नंबर 3, रोल नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ अ ओपी। आई जे और के तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा अंडर। दोबारा बोलो जरा। मैम आई जे और के तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा अंडर रूट। तो सीधा नहीं बता सकते क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट, ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, तो अच्छा,
जो हमारे पास ये हमने लिखा एक्स आई वाई जे और जेड के, इनको कंपोनेंट बोलते हैं। ये कौन से कंपोनेंट है? एक्स आई कौन सा कंपोनेंट है? टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आप इसमें बात करते हैं। एक होता है स्केलर कंपोनेंट, एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। क्या बताना स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्केलर कंपोनेंट है एक्स वाई जी। एक्स वाई। और वेक्टर कंपोनेंट्स? आई कैप जे कैप के कैप। दोबारा बोलो जरा। मैम एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड सी के कैप। एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड, these are the vector components। Sit down। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए, इतना डन है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना एक, डायरेक्शन कोसाइन कर ले, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3D, एक्स वाई, यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है ओपी, पोजीशन वेक्टर इज। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है। मान लो एक एंगल ये बना आपका, ये बना एंगल, और ये सपोज एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा है। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। मैं सिर्फ अल्फा बीटा गामा की बात करूं, जो एक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाता है, उसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स कौन से हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। इसके बाद हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन एंगल के आगे आप कोसाइन लगा दो, ट्रिग्नो तो पढ़ी है, साइन कोसाइन, तो अगर डायरेक्शन एंगल के आगे कोसाइन लगा दोगे तो वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन। और क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन? कितना रोल नंबर 3 हुआ था, 4 हुआ था? 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, यस। डायरेक्शन कोसाइन को एक हमने लिखा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और बताओ किससे रिप्रेजेंट करते? खड़े नहीं हो सकते आप? चोट लगी है मैम। मैम सब लगी हुई है बच्चे मैम। हाँ जी सर। चोट लगी हुई है बच्चे। अच्छा ठीक, कोई नहीं, बैठे बैठे आंसर करो। अदर नेम है एल एम एन। ठीक है, एल एम एन निकालते कैसे हैं? अगर मेरे पास ओपी है, ओपी वेक्टर है एक्स आई वाई जे प्लस जेड, मेरे पास ओपी वेक्टर है, तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ जरा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला बताओ। से पूछा है मैंने, कॉस अल्फा का फॉर्मूला बताओ जरा।
हाँ जी बताओ, क्या बोलो बेटे। नहीं समझा। नेक्स्ट रोल नंबर 7। डायरेक्शन कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं? अगर मुझे पोजीशन वेक्टर पता है तो उसका एंगल निकालना है, कोसाइन एंगल, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास x y और z है तो उसको डिवाइड करते हैं तीनों के फॉर्मूला बताना है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला है आई का कंपोनेंट जो हमारा पास आई है उसका स्केलर कंपोनेंट x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ ओपी। बस इतना फॉर्मूला ही है कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये पूछ रही थी मैं। ये कॉस अल्फा ओपी हमें पता है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, कॉस बीटा मीन स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वाई, दैट इज सॉरी जे, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। कॉस गामा z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल एम एन मीन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का आपस में एक रिलेशन है। रोल नंबर 8, रोल नंबर 8। हाँ जी, एल एम एन, चाहे एल एम एन बोल दो, चाहे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनका आपस में एक रिलेशन है। जरा बताओ क्या है? बिल्कुल, हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, ये काम आएगा आपके। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर कैसे निकाल? पोजीशन वेक्टर मेरे पास एक्स वाई के इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। रोल नंबर 9 बताओ बेटे जरा फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। ओपी वेक्टर ओपी कैप इक्वल्स टू ओपी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ठीक है, ओपी वेक्टर को हम आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमने नाम देना है, आर दे दो, ए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसको हमेशा कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिट डाउन बेटा। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से, अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है इट मींस वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर हमें एक पोजीशन वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ अ, हमने ओपी को नाम दिया है वेक्टर आर, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर में 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं? रोल नंबर 10, रोल नंबर 11। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कई बार ये भी याद आता है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए वो डॉट प्रोडक्ट की बात करें। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि इसके डाउन बेटे, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर फॉर्म में आएगा। फिलहाल आपके पास में रियल नंबर है, तो इसका रिजल्ट आपका एक रियल नंबर फॉर्म में आएगा। ये रिजल्ट आपको एक वेक्टर फॉर्म में देगा, रियल नंबर फॉर्म में नहीं देगा। मीन्स इसके साथ आई कैप, जे कैप या के कैप, कुछ ना कुछ कैप जरूर लगा होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट देता है, ये एक स्केलर फॉर्म में रियल नंबर में रिजल्ट देता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये डॉट भी है। कौन सा 11 रोल नंबर था? रोल नंबर 12, 13। Magnitude of A plus B into ये हमारे पास क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। यही अगर एंगल निकालना आ जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो हम प्रेफरेंस कॉस थीटा को ही देते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट से इजी है निकालना, ऑरली भी हो जाता है, इतना आसान है। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर सिंपल क्वेश्चन में इतना लिखा है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो प्रेफरेंस कॉस प्रोडक्ट को ही दी जाएगी। अगर क्वेश्चन में वेरिएशन है, मींस क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछ लिया, तो हम चेक करते हैं उसमें वेक्टर जाता है या स्केलर प्रोडक्ट जाता है, तो वो चेक होता है। अगर सिंपल एंगल बोला है तो प्रेफरेंस इसी को देना है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी आपकी इजी होती है, उनको सिर्फ एंगल चाहिए होता है, वो ये नहीं चाहते कि आपने किससे निकाला। अगर उनको ये चाहिए किससे निकाला है, फिर वो मेंशन उसी हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम कहें कि A डॉट B इज इक्वल टू 0, तो A एंड B का रिलेशन क्या होता है? 14, नंबर 14। हाँ जी, A डॉट B अगर हमारे पास है तो इट मीन्स वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर A है और ये मेरे पास वेक्टर B है। अगर यहाँ पे एंगल हम ऐसी थीटा बनाते हैं, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास एंगल A एंड B क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर हमारे पास तो डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो A डॉट B क्या होता है? कौन सा रो नंबर? रो नंबर वो क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है, या हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट में अगर थीटा 0 हो तो हम कहते हैं A पैरेलल टू B। डॉट B इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अगर थीटा पाई हो हम कहते हैं कि हमारे पास ये ओवरलैप करते हैं। अगर थीटा 0 है
तो हमारे पास ओवरलैप करते हैं एक तरफ, एक के ऊपर दूसरा वेक्टर, ठीक है। अगर थीटा पाई हो, इट मींस एक वेक्टर अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी हमारे पास एंगल क्या बनेगा, पाई। और इस केस में हमारे पास एक क्रॉस वेक्टर पे ये सारे आपने किए हुए हैं बेटे, ये सारे बुक किए हैं, मैंने कुछ अभी तक नया कराया नहीं। एक चीज जरूर बताऊंगी, यहाँ पे एक न्यू वर्ड आपको मिलता है। एक तो हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर, अगर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर तो आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इज 0। थोड़ी मे भी आपको पता हो। अगर वर्ड आता है ऑर्थोगोनल, अगर आपको वर्ड मिलता है ऑर्थोगोनल, दो जो वेक्टर्स हैं दीज आर ऑर्थोगोनल, तब भी इसका मतलब यही है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक है। परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0 अगर ऑर्थोगोनल वर्ड आता है, ठीक है। बाकी सारा बुक का ही है, कुछ नया नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन कर ले, वेक्टर अभी डॉट प्रोडक्ट है, हो गया हमारा। डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला तो आई थिंक सबको आता ही है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन AB इज 3i plus 2j minus 3k। हमें क्या दिया है, हमें मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन से। तो वेक्टर है बेटे ए एंड पोजीशन वेक्टर, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो इससे एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को डिवाइड करती है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है हमारे पास वेक्टर, तो ओ आर, बेसिकली आपको ओ आर गिवन है, जो मिड पॉइंट पे वेक्टर है वो गिवन है 3i plus 2j minus 3 है आपको। इसी के साथ क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ए इज, ओ ए भी गिवन है, ओ ए कितना है 2i plus 3j minus 4k। हमें क्या निकालना है, हमें ओ बी। नेक्स्ट रोल नंबर बेटे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों प्लस करके डिवाइड बाय सम डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली अगर मुझे ओ आर वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाय, यही करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, दो वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ओ आर हमें गिवन है, जो गिवन है उसकी वैल्यू फिल करो और दूसरा आंसर आ जाएगा। ये आ गया 3i plus 2j minus 2k, सॉरी 3k। इसको हम ये 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 2a की वैल्यू दी है 2i plus 3j minus 4k प्लस ओ भी निकालना है, मल्टीप्लाई करो और इस तरफ ले आओ, 6i plus 4j minus 6k minus 2i minus 3j plus 4k is equal to OB। बताओ भाई आंसर क्या आ गया आपका, बी है ना, ऑप्शन इज बी। आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 2,
है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at E. Rhombus given है आपको एक, हाँ जी, 0 आंसर है, आंसर ही 0, बिल्कुल। ABC is a rhombus diagonal intersect at E. बता दो जरा कैसे आया। नेक्स्ट रोल नंबर, ये फाइन, कैसे आया बेटे? 0 आंसर, ठीक है, कैसे आया बस ये बता। E से A की तरफ जा रहे हैं, E से B में डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है, ठीक है। EC ED ये डायरेक्शन, दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट है, देखो EA फिजिकल टू हमारे पास, एक मिनट, हमें जाना है डायरेक्शन। अच्छा ये तो एक ही डायगोनल है तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं होगी रेस, कलर चेंज करती हूँ। एक ही वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा भाई, ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी इस तरफ जाएगा, अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये भी इस तरफ जाएगा। पहले तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि एक सिंगल डायगोनल है, उसके बाद हम इस पे पहुंचते हैं। अगर हम बात करें तो AE इजिकल टू EC है, हमारे पास सेम डायरेक्शन है, डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, तो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया A टू E वेक्टर, E टू C। ए ई की जगह EA, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस ऑफ EA जैसे ही कर गए हम बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये टर्म किसके साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है, इसी तरह ये कैंसिल हो, ठीक है, ठीक है, करीब 0। क्वेश्चन नंबर 3, sit down बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज B, राइट। AB, sorry, if theta is the angle between two vector A and B, दो वेक्टर्स है हमारे पास A and vector, there is the theta A dot B greater than equal to, ये हमें गिवन है, फाइंड द एंगल, एंगल बताना है कहां से कहां लाई करता है। पहले A डॉट B का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, हमारे पास इक्वेशन 1 है, वो क्या चेंज होगी, वो चेंज होगी मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब सारे पॉजिटिव होंगे, A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव एंड cos थीटा भी पॉजिटिव, तभी आपका रिजल्ट जो है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अब हमें ये तो पता है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिपेंड किस पे कर गया, ये cos थीटा पे कर गया, therefore cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करना है कि cos थीटा कहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा और किस क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? cos थीटा। फर्स्ट एंड फोर्थ में। फोर्थ की तो वैल्यू ही नहीं दी है ना, या तो 0 to पाई दिया है, 0 to π/2 दिया है, तो 0 to π/2 में जाएंगे, इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास इक्वल टू वाले साइन में जाएंगे। अगर हमारे पास थीटा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये इक्वल होगा तो वहां पे ये 0 होगा। अगर ये इक्वल टू का साइन ना होता तो हम यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लेते। क्लियर है? ये इक्वल टू के साइन के साथ ये भी जाएगा साइन। क्लियर है? ऑप्शन इज ये है ना ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया सॉल्व, तो बताओ आंसर अगर सॉल्व किया तो। ये ऑप्शन ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 4, if A and B are such that magnitude of a A is equal to magnitude of a B, then which of the following are true? ठीक है, हमें क्या दिया है? magnitude of a A plus B is equal to magnitude of a A minus। बताओ कैसे सॉल्व करें? इसमें कौन सा रिजल्ट यूज किया है आप? किसने सॉल्व किया है? मुझे आंसर बताया ना, किसने बताया था आंसर? हाँ जी बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बिल्कुल स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा ये रिजल्ट वो मैं कर दूंगी, मुझे ये वाला रिजल्ट बताओ। A प्लस बी मैग्नीट्यूड स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है? ये लगेगा तभी वो स्केयर होगा, मैग्नीट्यूड में नहीं स्केयर करते भाई, मैग्नीट्यूड थोड़ी स्केयर लगता है। अगर कभी भी मैग्नीट्यूड का होल स्केयर लगाओगे तो वो उसमें थोड़ी खोलते रहोगे। ये यहाँ पे फॉर्मूला बनता है A डॉट A, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काफी जगह पे यूज होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्केयर आएगा उसको हम विदाउट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सेम वेक्टर है, ये रिजल्ट यूज करेंगे स्केयर करने के बाद, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया A प्लस बी इंटू A प्लस बी। MCQ के लिए आप जैसे मर्जी कर सकते थे सॉल्व, पर अगर ये रिटर्न में आ गया क्वेश्चन फिर ये गलत हो जाता अगर आप मैग्नीट्यूड में स्केयरिंग की प्रॉपर्टी लगाते हो। क्लियर? ये आएगा A माइनस बी इंटू A माइनस बी। तो हमारे पास ये क्या आ गया? अब करो मल्टीप्लाई, ये आ गया A डॉट A प्लस 2 टाइम ऑफ ऐड कर दोगे। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, आप कर लेना। A डॉट B आएगा, क्योंकि A एंड डॉट B डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए A डॉट B एंड B डॉट A इक्वल होगा। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, कॉम्यूटेटिव होता है बेटे डॉट प्रोडक्ट, 2 टाइम हो जाएगा प्लस B डॉट B इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा दोगे A डॉट A माइनस 2 टाइम ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट B। कैंसिल कर दो सेम टर्म को, ये टर्म इसके साथ और ये टर्म इसके साथ, ये पूरा इधर इस तरफ आ जाएगा तो 4 टाइम हो गया। 4 टाइम ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 0, 0 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा? A डॉट B इज इक्वल टू 0।
अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए एंड बी का रिलेशन क्या जाता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होता है ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, if a and b are unit vector and theta is the angle between a minus b magnitude, अच्छा सर, theta is the angle between them, then magnitude of a minus b is, हो गया सॉल्व किया किसी ने? ऑप्शन इज करते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, A and B are unit vector. Unit vector means magnitude of a A is equal to magnitude of a B is equal to 1. ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको कभी यूनिट वेक्टर लिखा आ जाए इट मीन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। A and B are unit vector and theta is the angle between them। हम फॉर्मूला लगा देते हैं A डॉट B डॉट प्रोडक्ट। A डॉट B क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस, ये दोनों 1 है तो A डॉट B क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिखे फर्स्ट स्टेप उसका स्केयरिंग ही होगी, ठीक है। स्केयरिंग का जो भी फॉर्मूला लगाया वो हम लगाएंगे, स्केयरिंग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे A माइनस बी इंटू ए माइनस बी। साथ में फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके आएंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। ये हमने फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो और वैल्यू निकाल। ये आ गया ए डॉट ए माइनस 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट ए। ये वाला फॉर्मूला फिर से लग गया, उल्ट होके लग गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए भी हम निकाल चुके हैं 2 कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 इज 2। ये क्या आ गया 2 माइनस 2 कॉस, 2 कॉमन ले लो बेटे, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ जरा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय वैल्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमारे पास क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर की। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए माइनस बी मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। आंसर क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा बाय 2। स्क्वायर रूट कर दिया हमने। दिस इज योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तब से निकाली जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ही नहीं फिर क्वेश्चन, ठीक है, पर कर लेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन 6 हो गया होगा, ऑप्शन इज नंबर 6, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 की थोड़ी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपके पास वेक्टर ए है, उसकी वैल्यू देखो, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 2j
प्लस 2k। 23 नहीं है, ये 2 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ b। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जब तक। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या दिया है, हमें वेक्टर a प्लस b दिया है इक्वल टू i एंड वेक्टर a दिया है हमें 2i माइनस 2j। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ये हमें find करना है। तो पहले हम वेक्टर b निकालेंगे, देन हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मुझे वेक्टर b निकालना है वो क्या आएगा, i माइनस वेक्टर a। ये रहा वेक्टर a, तो i माइनस 2i क्या सॉल्व कर दो, क्या जाएगा, माइनस i प्लस a माइनस, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आप निकाल दोगे, दैट इज 3। नंबर 8 का भी आंसर बता दो। ऑप्शन इज जी। यूनिट वेक्टर सबको आता है निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 क्रॉस प्रोडक्ट। दोबारा बताओ जरा आंसर। ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन सीधा नहीं आता क्रॉस प्रोडक्ट का, कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द साइन थीटा, है ना। क्वेश्चन कभी भी घुमा के डालते हैं। क्वेश्चन डालते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर, सॉरी क्वेश्चन बनेगा फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। दो वेक्टर दिए होंगे, आपको न्यू वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है। अगर मेरे पास वेक्टर ए है, ये सपोज मेरे पास वेक्टर बी है, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक न्यू वेक्टर, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है सपोज, दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो वेक्टर आएगा सीधा इन दोनों के, वो परपेंडिकुलर न्यू वेक्टर जो भी फॉर्म होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इसके साथ भी और इसके साथ। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी न्यू वेक्टर आप फॉर्म करोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, बोथ वेक्टर। इसका एक्चुअली इसकी विजुअलाइजेशन है मेरे पास, पर आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, कि कैसे ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे परपेंडिकुलर हो। जब भी न्यू वेक्टर बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट का तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन कई बार सीधा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, हमें क्वेश्चन घुमा के डालते हैं फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular to, अब वो वेक्टर किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हमें ये भी दे देते हैं परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b। इट मीन्स पहले आप a प्लस b निकालोगे, फिर आप a माइनस b निकालोगे, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको न्यू वेक्टर मिलेगा, दैट इज द आंसर। ठीक, वो न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के साथ। ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट ही है,
तो जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। बताओ भाई फॉर्मूला साइन थीटा का। नेक्स्ट रोल नंबर, कितना रोल नंबर हो गया था? हाँ जी। फॉर्मूला बता दो बस साइन। E cross B divided by E magnitude into B magnitude. Magnitude of a A cross B divided by magnitude of a A magnitude। यही बोला आपने, यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। फॉर्म में निकालते हैं। ऊपर हमारे पास आई जे एंड के आ गया। फर्स्ट हमने ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट कौन से हैं? 3 1 2। बी के कंपोनेंट 1 1। ठीक है, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते थे वैसे ही निकालते हैं, बस इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें हम R1 ही एक्सपैंड करते हैं। ठीक, तो कर देते हैं। आई आ गया 2 माइनस 2 माइनस जे 6 माइनस 2 प्लस के 3 माइनस। सॉल्व कर दो, ये तो 0 हो गया। आई कंपोनेंट 0 है, ये आ गया माइनस 4j प्लस 2k। यही आया भाई, क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर दो जरा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B या स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस 4। स्क्वायर रूट ऑफ 20 तो ये आ गया 2√5। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ A ठीक है, तो हम निकाल दें मैग्नीट्यूड ऑफ A। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट रो है आपके पास ये 9 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 14। मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 प्लस 1 प्लस 4 4 6 6 साइन थीटा। वैल्यू फिल कर दो 2√5 अपॉन ये 5 लिखा मैंने, आ गया 2√3 17 7√7। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया रूट ऑफ 5 अपॉन 21। ये आया भाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा रूट से बाहर, तो रूट के अंदर 21 बचेगा। ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट, तो 5 रूट ऑफ 5 अपॉन 1। ऑप्शन इज ए। ठीक है, एमसीक्यू डन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर बता दो, आता है हमें, सेम ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 11 जरा बोलो जरा। 32 32 13 रूट 3
एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया तो मुझे इतना क्लियर आवाज भी नहीं आ रही। 32 मैम तो ठीक है, सब मिला लो, नहीं समझ आ रहा। नीचे डिनोमिनेटर है 13। ओके, पंजाबी में बोल रहा है 2 3 चलो निकाल लिया सबने, नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by साइड क्यों है? हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है बेटे, जिसकी साइड्स आपको दी हैं 2i एंड -3j। ये एडजस्टमेंट साइड दिया। एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं भाई पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस मैग्नीट, ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए क्रॉस, क्या आया आंसर बताओ जरा। आंसर ही 6। इसका मैंने सॉल्व किया हुआ तो मुझे समझ आ गया। तो इसका आंसर बेटे आएगा आपके पास 6, ठीक है। कर देते हैं, बस मैं लिख के दे देती हूँ, करूंगी नहीं। i j k, ए हमारे पास 2i है, तो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो ये 2 0 0 0 -3 0। पहले क्रॉस प्रोडक्ट देन उसका मैग्नीट्यूड। आंसर आपका 6 आएगा। क्योंकि हम एरिया में हैं तो हम एरिया कैसे लिखेंगे? सिर्फ 6 नहीं लिख के आओगे भाई, 6 यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6 स्क्वायर यूनिट। आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ये प्रेजेंट नहीं करके आओगे, ठीक है। तो एरिया निकाला है तो ये स्क्वायर यूनिट में होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी मर्जी आप। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, है ना। एमसीक्यू था आपका, एमसीक्यू 4 था। नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्रोडक्ट का है, फॉर्मूला ही लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है हमें? ए डॉट बी फिजिकल ए क्रॉस, ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी कॉस थीटा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड कर भी दोगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास रियल नंबर में आ रहा है, तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, ये डायरेक्ट के वहां पे आ जाए। अब आ जाओ क्रॉस में, तो हमारे पास क्या होता है? ए क्रॉस बी साइन थीटा के साथ जाता है, तो साइन थीटा फॉर्म में लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी साइन। ये दोनों वैल्यू, कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू और ये वैल्यू हम फिल करेंगे इसमें, ठीक।
कर देते हैं, क्वेश्चन डन होगा हमारा। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी साइन थीटा। बेटे ये तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, चाहे तो यहीं से निकाल लो, cos थीटा और साइन थीटा कब इक्वल होते हैं? जब थीटा हमारे पास 45 π/4। नहीं समझ आता तो tan में ले जाओ, तो साइन अपॉन कॉस कर दो, tan थीटा क्या आ गया 1, tan थीटा 1 कब होता है? π/4 पे। आंसर दोनों में ही सेम आता है, therefore 45 डिग्री। हम क्या गया है? फाइंड द एंगल ए बिटवीन ए एंड बी, तो एंगल इज π/4 और 45 डिग्री, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम आपका एडजेसेंट साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की, तो क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 16 प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वैसे तो आपको मुझे लगता है आपका होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटे, अभी टाइम हो गया है। ठीक है बेटे, ओके थैंक यू।